हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कई कई बार पेपर में पूछे गए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? तो बात की जा रही यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल कर पा रही बच्ची, लेकिन दूसरों के विचारों को समझ नहीं पाती। जैसे कि एक छोटी बच्ची है, वो रो रही, उसको क्या दिया गया? चॉकलेट दे दिया गया। तो समझेगी कि अगर हमारे पिताजी को कोई चिंता है, पिताजी अगर मतलब जैसे मम्मी उसकी रोने लगे तो क्या करेगी? उसको चॉकलेट दे देगी। उनके विचार और अपने विचार में डिफरेंट नहीं कर पाती और प्रतीकात्मक खेल इसमें करने लगती है। जैसे क्या करेगी? जैसे कोई कुर्सी होगी, उसको मतलब क्या करेगी? उसमें घोड़ा बन के बैठ जाएगी और उसके ऊपर खेलने लगेगी। मतलब तो प्रतीकात्मक खेल करने लगती है, लेकिन अपने विचारों और दूसरे विचारों के बारे में जो है डिफरेंट नहीं कर पाती। तो ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पहली होती है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक होती है। और एक पॉइंट और याद रखना है, इनकी सभी की एज याद रखनी है। पहली होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में, दूसरी होती है 2 से 7 वर्ष, और तीसरी होती है 7 से 11 वर्ष, और चौथी की एज जो होती है वो 11 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से अधिक होती है चौथी की एज। तो ये सभी कभी कभी क्रम में लगाने की और कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है इन सभी की एज, तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था इसी प्रकार का था, उसमें भी प्रतीकों की बात की जा रही थी। तो प्रतीकों के बारे में जब बच्चा समझ बना लेता है तो वह अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। क्या करती है? एक चिप्स को दिखाती है और कहती है तितली है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो ये देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। जहाँ पर भी प्रतीकात्मक विचारों की बात आ जाए तो वह जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ या मजबूत बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके। तो संज्ञानात्मक विकास पूछा किसके द्वारा ज़्यादा तरीके से डेवलप होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो जीन पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि भाषा के बारे में बताते हैं वाइगोत्स्की। भाषा के बारे में किसने बताया था? भाषा के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया था।
जबकि जीन पियाजे जो थे भाषा के विचारों में मतलब भाषा के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने कहा था पहले विचार आते हैं उसके बाद में भाषा आती है, जबकि वाइगोस्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है और उसी के माध्यम से विचार आते हैं। तो यहाँ पे इसके अनुसार जो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे भाषा इसमें से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो बिल्कुल सही बात है, खेलना में क्या होता है, माइंड भी डेवलप होता है और सामाजिक दक्षता भी मतलब शारीरिक कुशलता के साथ साथ जो है बच्चे की जो है मानसिक बुद्धि भी डेवलप होती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चे चिंतन करते हैं और उनका मानसिक विकास ज़्यादा हो पाता है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं, बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि विकास और सीखना जो होते हैं बच्चे अनुवांशिकी के साथ साथ अपने वातावरण से चीज़ें सीखते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी अनेक तरीके से सीखते हैं, अपने परिवार से, स्कूल से, सहपाठियों के द्वारा, मीडिया उपकरणों के द्वारा अनेक तरीके से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय में, कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर में या फिर खेल के मैदान में? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। सभागार में क्या होता है, जैसे कि सभा लगी, कुछ कोई चर्चा चल रही है। घर में तो बच्चा कोई जो है चिंतन वगैरह करता है नहीं, जो मतलब उसके मन में आए वही बात कर रहा है। खेल के मैदान में भी क्या करते हैं बच्चे जो है ज़्यादातर मतलब कुछ बहुत चिंतन होता है, लेकिन पूछा गया सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास को इसमें से डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? तो उसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे, ब्रूनर, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे और ब्रूनर जो है दोनों ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, या फिर केवल आर्थिक कारकों का? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की जो है परस्पर क्रिया का परिणाम होता है जो संज्ञानात्मक विकास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परसंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी सोच की विधियों के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। तो परसंज्ञानात्मक कौशल क्या होता है? जिसमें व्यक्ति अपनी सोच की विधियों में मतलब अपने बारे में मतलब क्या करता है, चिंतन मनन करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना परसंज्ञानात्मक कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्मकेंद्रीयवाद, संरक्षण या फिर क्रमबद्धता? तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, क्योंकि क्या कर रहा है वो झाड़ू को एक मतलब संकेत की तरह यूज कर रहा है, एक प्रतीक की तरह यूज कर रहा है कि जैसे वो क्या हो, घोड़ा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? मतलब जीन पियाजे को जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सी अवधारणा नहीं दी थी? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण या फिर व्यवस्थापन? तो जीन पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया था, आत्मसातकरण के बारे में बताया था, व्यवस्थापन के बारे में बताया था, जबकि अधिग्रहण के बारे में नहीं बताया था। अधिग्रहण को एक प्रकार से अर्जन भी कहा जाता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने नहीं बताया था। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, अधिग्रहण जो है इनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या फिर औपचारिक प्रचालन? तो चक्रीय चरण के बारे में कुछ भी नहीं बताया था जीन पियाजे ने, इसकी जगह में हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन चारों के बारे में बताया था जीन पियाजे ने।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, यह कथन दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने, और कहा था बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, या किसने कहा था? जीन पियाजे ने। तो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यह कहा था वाइगोस्की ने। क्या कहा? ये किसने कहा था? वाइगोस्की ने इसके बारे में बताया था कि बच्चे जो होते हैं पर्यावरण और अपने बड़ों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, जबकि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ज्ञान का निर्माण का उपयोग करते हैं बच्चे, और निरंतर अभ्यास से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता, यह कहा था जीन पियाजे ने। इन्होंने क्या बताया था? विभिन्न चरण बताए थे, और बताया था कि प्रत्येक बच्चे में जो है इन्हीं चरणों के अनुसार विकास होता है, प्रत्येक बच्चा इस चरण में इतना ही विकास कर पाता है केवल। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये भी सही है। जबकि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बालक को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बालक को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जा सकता है। या फिर ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही दिया गया, कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? संवेदी पेशी में, क्रियात्मक संक्रियात्मक में, या फिर मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में? तो यहाँ आप देखो, जहाँ पे भी जैसे कि मिल गया अमूर्त, अमूर्त की बात अगर आज कहीं पे भी जीन पियाजे सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका आंसर होता है हमेशा औपचारिक संक्रियात्मक में। अमूर्त, आदर्शवादी और तार्किक चिंतन होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? संवेदी प्रेरक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में? तो बात की जब परिकल्पनात्मक चिंतन की, तो जो है बच्चा कल्पना करना लगता है जो चीज़ें उसके सामने भी नहीं होती हैं। तो परिकल्पनात्मक चिंतन जो होता है वह विकसित होता है औपचारिक संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, या फिर अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। सांवेदिक अवस्था सबसे पहले होती है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक नहीं यहाँ पे दिया गया है, फिर पूर्व संक्रियात्मक होती है, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, फिर उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में,
तो बस यही वाला आंसर हो जाएगा। जहाँ पे भी पूछा जाए अमूर्त के बारे में, अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, अमूर्त चिंतन के बारे में, तो उसमें हमेशा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आंसर सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कि चिंतन बच्चे का प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है, चिंतन आरंभ कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, मतलब लेकिन जो संपूर्ण रूप से जो है तर्क नहीं कर पाता, तो वह जो संपूर्ण रूप से तर्क कर पाता है तो वह करता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? संवेदी मोटर अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? अब यहाँ पे क्या कहा गया है, उससे बच्चे से कहा गया है कि एक अध्यापक से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने के लिए कहा। किससे कहा? हमने अध्यापक पढ़ दिया था गलती से। एक अध्याय से प्रश्न बनाने के लिए कहा और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। तो इस प्रकार की क्वालिटी बच्चे में पाई जाती है। जब चीज़ों को ढूंढने लगते हैं, उनमें समझ बन जाती है कि मतलब कौन सा प्रश्न है, कौन सा उत्तर है, तो ये कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो इस प्रकार की अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस चरण में बच्चों में, अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पोस्ट औपचारिक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो संरक्षण के सिद्धांत हम लोग समझते हैं, जैसे कि क्या है, एक ये है, क्या है, एक गिलास है, इसमें दूध रखा हुआ है, ठीक है, और एक इस है, मतलब दोनों, एक ये गिलास है, ठीक है, एक मतलब कोई भी बर्तन है, इसमें भी क्या दूध, दोनों में 1-1 लीटर दूध डाल दिया गया। तो बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चा जो है मतलब कौन से वाले गिलास को तुम दूध लोगे? तो बच्चे को मतलब समझ है कि दोनों में क्या है, बराबर है, उसे चाहे जो वाला दे दो गिलास उसको ले लेगा। तो यही होता है संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन इसके पहले बात किया जाए कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो उसमें बच्चा इन सब के बारे में नहीं जानकारी मतलब उसको होती है, तो वो क्या करेगा, बड़े वाले गिलास का दूध हमेशा पकड़ेगा। तो संरक्षण के बारे में जो होती जानकारी वह डेवलप हो जाती है क्वालिटी बच्चे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में जब चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? तो अमूर्त संरचनाओं के बारे में जो बच्चा तर्क करने लगता है तो वह होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है वो लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर व्यवस्थित कर पाते हैं चीज़ों को, तो यह क्वालिटी बच्चे में पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? संवेदी चालक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक में? तो अगर केवल बात की जाती है वस्तु स्थायित्व की, केवल बात की अगर वस्तु स्थायित्व की, पूछ ले अगर कभी पेपर में कि वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तब आंसर हो जाता है संवेदी गामक अवस्था। वस्तु स्थायित्व से मतलब होता है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब हमारे सामने नहीं होती। जैसे कि कोई पेन ले लो और अपने मतलब पीछे, पीठ के पीछे मतलब कोई भी चीज़ छिपा लो, ठीक है, और बच्चे सामने खड़ा तो वो समझ पाएगा कि ये मतलब कोई चीज़ हमारे आसपास में है, यहीं पे मतलब मौजूद है। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे कि वह यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो अगर ये बात कर दी जाए तो ये होती है जो है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, इसमें बच्चे क्या कर पाते हैं, अपने विचारों और दूसरे के विचारों में डिफरेंट नहीं कर पाते। वस्तु स्थायित्व की समझ तो आ जाती है, लेकिन अपने गुणों और दूसरों के विचारों में भिन्नता नहीं कर पाते, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो जीववादी से यही तात्पर्य होता है कि बच्चे सभी चीज़ को क्या समझते हैं, सजीव समझते हैं, सभी चीज़ को सजीव समझते हैं। जैसे कि गुड्डे को खाना खिलाएंगे, गुड़िया को खाना खिलाएंगे, तो वो समझते हैं कि इनमें भी जान है। तो इस प्रकार की क्वालिटी बच्चों में पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में